लग रहा है इस वीकेंड मिल पाएगी। इस वीकेंड में बिल्कुल भी फ्री हो नहीं पाई, उस चक्कर में भी आपकी जो पीडीएफ्स हैं तो शायद कमिंग सैटरडे। यार कमिंग सैटरडे कहीं जाना तो नहीं है ना? क्या डेट है आज? 24। अंग्रेज हो रही हो कतई। 24 को 24 बताती हो। 24 पता नहीं यार, मम्मी आ जाएंगी तो सही रहेगा, बस इतनी जल्दी नहीं आएंगी तो मैं वीकेंड भी बिजी हो सकता है। देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, कर देंगे। करियर बिल पे जाकर के आप बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुंदर सस्ता टिकाऊ सवाल। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल का या स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। स्केच बनाना। जीएफ गर्लफ्रेंड से याद रखेंगे, गर्लफ्रेंड नहीं है ये। जीएफ बोले तो ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं बच्चे में, बाद में फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। ग्रॉस वो जिनमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो, फाइन मोटर वो जिसमें आपकी हाथ और आंखों की मांसपेशियों का, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, है ना। तो फाइन मोटर स्केचिंग में तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो ये तो फाइन का उदाहरण हो गया। कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं? 80% लोग सी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, होल्डिंग अ नीडल यानी सुई पकड़ना। सुई पकड़ने के लिए हाथों की मसल्स का प्रयोग होगा, है ना। तो कढ़ाई बुनाई सिलाई इन सब के लिए फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि हाथ और आंख की मसल। स्केचिंग में भी हाथ और आंखों की मसल का प्रयोग है। वॉकिंग फास्ट, आप तेज चले आप धीमे चले, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही प्रयोग ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें आपकी लेग मसल्स काम में आएंगी, यानी जो आपकी थाई मसल्स हैं, जो पूरा मतलब वो तो बॉडी की सबसे बड़ी जो आपकी, पता ही आपको हड्डी भी है वहां पे, तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग चलने में होगा। आप तेज चले, धीरे चले, दौड़ के चले, नाचें गाएं, वॉटेवर। गाने में तो नहीं खैर, बट नाचने में तो जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही क्या होगा? प्रयोग होगा। तो ये ग्रॉस का उदाहरण हो गई। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, यानी धागे में मोती पिरोना। पिरोए कभी? तो वो क्या है? फाइन मोटर स्किल। और आपको पता है, यंग जब हम होते हैं तो हमारी ये फाइन मोटर स्किल्स बेटर होती हैं। टाइम के साथ जो है वो तो सारी ही कौशलों में दिक्कत आती है, बट स्पेशली आपने देखा होगा अपनी मम्मी दादी को कहते हुए कि बेटा एक काम करो, इस सुई में धागा तुम पिरो दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नई आंखें हैं। मतलब क्या हुआ? आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होता है यंग एज में, और फाइन मोटर स्किल्स भी बेटर होंगी ऑफ कोर्स। ठीक है जी। तो पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, धागे में मोती पिरोना भी फाइन मोटर का उदाहरण है। ग्रॉस मोटर का उदाहरण सिर्फ तेज चलना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना। पोल लगा लूं मैडम, क्या कर रही हो तुम? किसको भेजना है तुम्हें? कौन सा प्रेम पत्र लिख रही हो तुम? ये वर्ड में है। चलिए कोई ठीक है। तो एनजीओ कब भेजना है? तो राहुल को बिठा देती हैं यार, तुम कैसे मैनेज करोगी? देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बताएंगे आप लोग फटाफट से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर हम बात करें, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, हैं? बताइए एक बार। ये आप लोगों को नहीं सुननी होती ऐसी बातें। देखिए, सी ऑप्शन 51%। प्रॉक्सिमो, हाँ वो दूसरा लैपटॉप लेके साथ में लगी हुई है और एक लैपटॉप पे पोल लगा रही है, तो वो देख के, और मैंने देखा वर्ड खुला हुआ है। तो आजकल मॉडर्न जमाना है, अब लोग ऐसे थोड़ी लिखते हैं प्रेम पत्र, अब टाइप भी कर सकते हैं। देखिए, तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है, यानी दिशा क्या है विकास की। प्रॉक्सिमो डिस्टल, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन होता है एक, यानी दिशा का सिद्धांत, उसके तहत आता है आपके दो सिद्धांत आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के, है ना। दिशा दो प्रकार की होती है विकास की, प्रॉक्सिमो डिस्टल और दूसरी है सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब ही खोपड़ी है, सर से पैर जाने को सेफेलोकॉर्डल कहेंगे, हेड टू टो, और सेंटर से पेरिफेरी। तो हेड टू टो तो क्या हो गया? सेफेलोकॉर्डल, सिरोध पदोन्मुखी, जबकि हमसे अधोगामी या प्रॉक्सिमो डिस्टल पूछा है। बात ठीक है नहीं है? बिल्कुल ठीक है। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, जनरल टू स्पेसिफिक, अब कहने को तो ये भी सही है, कहने को तो ये भी सही है, बट हमें एग्जैक्टली अगर हमसे पूछा जाएगा कभी भी प्रॉक्सिमो डिस्टल, तो हमें पता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज से बेटर आंसर नहीं हो सकता। केंद्र से बाहर की ओर, मतलब केंद्र से सीमाओं की ओर। केंद्र क्या है आपकी बॉडी का? आपका हार्ट का डेवलप होना, आपकी रीढ़ की हड्डी, फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल आता है शोल्डर्स पे, फिर उसके बाद आपका अपने इन आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर आपका अपने हाथ पे कंट्रोल आता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल आता है। ये क्या है? सेंटर से बाहर की ओर, बॉडी के सेंटर से बाहर की ओर, इसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जब आप सर से पैर की ओर दूसरी दिशा है, तो सर संभालना सीखते हैं, फिर गर्दन, फिर ये वाला पार्ट, फिर पैर,
तो खड़े होना सीखते हैं बेसिकली, पहले आप गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, फिर आप खड़े होना सीखते हैं। इसका मतलब ऐसे चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल मतलब हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, दोनों विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत ही आते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटाफट से। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, बताइए। एग्जैक्टली विकास कह रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास। मैम यू आर टायर्ड, यार थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना, क्या ही कर सकते हैं। ऊपर से आज हमने अपनी जमानों पुरानी शर्ट पहनी है, स्ट्रगल के दिनों की है? और बहुत स्कूटी चलाई है पहन के, याद है मुझे 2019 में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के गौड़ वाहकों में कौन आएगा, बताइए। पहला ऑप्शन है स्कूल। आपको पता है प्राइमरी में कौन आता है? फैमिली दिख रही है कहीं? फैमिली यानी पेरेंट्स। देखिए पेरेंट्स लिखा हो, इमीडिएट फैमिली लिखी हो, है ना, सिर्फ फैमिली लिखी हो, फैमिली मेंबर्स लिखे हो, बात एक ही है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी में आएगा, परिवार प्राइमरी में आएगा हमेशा, प्राथमिक कारकों में सामाजिकरण के, वही स्कूल हमेशा सेकेंडरी, किताबें भी सेकेंडरी, मीडिया भी सेकेंडरी। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पाए, जबकि आपको पता था पेरेंट्स कभी भी सेकेंडरी में नहीं आ सकते, सेकेंडरी एजेंसी में नहीं आ सकते पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी जीन पियाजे की थियोरी के अनुसार, at which stage most children can operate on operations and develop hypothetico-deductive thinking, यानी लॉजिक भी आ गया, ऑपरेशंस का मतलब लॉजिक से है ना, और हाइपोथेटिको-डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन। ठीक है ना, चिंता नहीं चिंतन। बताओ एक बार फटाफट से बताइए, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। फटाफट बताएंगे जल्दी से। डी ऑप्शन 69% लोग कह रहे हैं बिल्कुल। जब हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की बात आ जाए तो ये पियाजे की थ्योरी में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट थॉट, अमूर्त चिंतन, ये दोनों कहां आते हैं? ऑपरेशंस मतलब लॉजिक, किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में। तो डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंत तक जाते जाते कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी मिलेंगे, लेकिन ये कंप्लीट सेट है जिसमें सारे टॉपिक्स आपके हैं। जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? तो रेडीनेस टू लर्न यानी सीखने के लिए तत्परता। नेगेटिव ये हम कर चुके हैं किसी सेट में, मुझे तो याद आ रहा है। फंक्शनल फिक्सनेस होता है एक ही तरीके से किसी काम को करना, ऐसा पियाजे ने नहीं कहा। कॉम्पिटिटिव फीलिंग की बात बिल्कुल नहीं की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात पियाजे करेंगे ही नहीं। रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात पियाजे वाइगोस्की नहीं करते। रेडीनेस टू लर्न, इसका संबंध किससे है? मैच्योरिटी से है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से है ना, जिसका मतलब होता है जेनेटिक्स से जो हमें समय के साथ रेडीनेस हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में आती है। अगर 2 साल के बच्चे को आप कहोगे कि बेटा कोई सामान उठा करके ले आओ, एक बड़ी सी टेबल उठा करके ले आओ, तो उसके लिए वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी रेडीनेस टू लर्न नहीं आया है, अभी उसकी बॉडी, उसका माइंड मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है उस चीज के लिए। तो पियाजे कहते हैं भाई एक उम्र में आप 2 से 7 वर्ष में एक सिलेबस पढ़ाते हो, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक बाद में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी भी साथ में आएगी, समय के साथ रेडीनेस आएगी सीखने की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अमरजीत एक बच्चा है और उसके बारे में सवाल है। अमरजीत क्या कहता है भाई? अमरजीत कंसिडर्स रूल्स एज फिक्स्ड, यानी अमरजीत कंसिडर करता है कि रूल्स क्या है? फिक्स्ड हैं, एकदम निश्चित हैं, रूल्स को बदला नहीं जा सकता। और वकालत क्या करता है? कहता है एडवोकेट्स दैट एवरीवन शुड फॉलो रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल सिचुएशंस, यानी हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए नो मैटर व्हाट, कि उनकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। यानी किसी की जान भी जा रही है तब भी एम्बुलेंस अगर रेड लाइट पे खड़ी है तो रेड लाइट एम्बुलेंस को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है? किसी की जान भी जा रही हो तब भी झूठ, जान बच रही हो तब भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कह रहा है कौन? अमरजीत, के रूल्स का हर हालत में पालन होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर्सनल सिचुएशन कुछ भी हो। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट विच स्टेज अमरजीत इज एट प्रेजेंट? भाई किस स्टेज पे है बच्चा? जब रूल्स आर रूल्स, है ना, आपने देखा होगा रूल्स आर रूल्स, तो चाहे आप दोस्त हो, कुछ भी हो, नियम तो नियम है, इस समय पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा पालन नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पनिशमेंट नहीं है रीजन जो है, यहाँ पे रीजन ये है कि हर किसी को मानने चाहिए, नहीं तो समाज में नियम बिगड़ जाएगा। फिर है गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का बनने के लिए नहीं,
क्योंकि मानने ही होते हैं नियम। इसलिए इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, कि मुझे ये मिलेगा मैं तुम्हें ये दूंगा, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही। फोर्थ स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण है ये फोर्थ स्टेज, जहां पे नियम क्या है, लॉज फिक्स्ड होते हैं और बच्चा जो है, स्कूल एज की ही बात हो रही है यहाँ पे, और ये बिल्कुल भी वो इन नियमों को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अभी मेरी बात भी हो रही थी, मैंने एक ब्लॉग भी डाला हुआ है ना शादी का, हिमांशु सिंह, मतलब मेरी शादी का नहीं, मेरी एक फ्रेंड है पुरानी बुलंदशहर की, उसकी शादी का, तो अभी मेरी बात हो रही थी मीनल से थोड़ी देर पहले तो मुझे याद आ गया एग्जाम्पल। तो वो स्कूल में अनुशासन प्रमुख तो शायद मैं थी, अब पता नहीं क्लास का कुछ तो था, कोई तो वो प्रमुख थी हमारे यहाँ, वो विद्या मंदिर टाइप के स्कूल होते हैं ना, बुलंदशहर में है, तो वहां वो हुआ करती थी और हम लोग लाइन में, तो मेरे साथ होता था, मैं 2 चोटी नहीं बना के जाती थी, तो इस तरह का कुछ तो था, या पता नहीं कोई तो हेयर बैंड लगाने वाली बात, तब तो इतने बाल बड़े ही नहीं थे, तो वो अब अच्छी फ्रेंड थी मेरी और बेस्ट फ्रेंड थी उस समय पे, तो अब उसका ये रहता था, वो मेरे को भी नहीं छोड़ती थी, कह रही यार रूल्स तो रूल्स होते हैं मानसी, रूल्स आर रूल्स, ये वो, क्योंकि स्कूल वाली बात है, स्कूल में क्या करते हैं बच्चे, भाई नियम है, चाहे दोस्त हो कोई और हो, मानेंगे नहीं, और वही चीज अगर कॉलेज में हो रही होती तो चल जाता मामला। तो वहां की मॉरल रीजनिंग उस समय की डिफरेंट होती है, बाद की डिफरेंट, ठीक, तो वो स्कूल वाले बच्चे इस स्टेज में पाए जाएंगे। अभी हम आएंगे, समझेंगे कहानी है क्या। जबकि ऐसा हो सकता है किसी दिन कोई समस्या हो इसलिए ना लगा पाया हो कोई, ये तो मैं खैर आपको मजाक वाला एग्जांपल दे रही थी, बट सच में किसी के साथ कोई समस्या हो सकती है इसलिए उस दिन लेट आया हो, बट आप क्या कहेंगे, नहीं पनिशमेंट तो मिलेगी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इनके 6 स्टेजेस दिए हैं कोलबर्ग ने, कल हम कोलबर्ग का टॉपिक करने भी वाले हैं, और 3 लेवल्स दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो 6 स्टेजेस हैं, 6 चरण हैं और 3 स्तर हैं, ठीक है बात। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अवॉइडिंग पनिशमेंट पहला है, जिसमें आप पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल पे टिट फॉर टैट है, ये 3 से 7 वर्ष के बच्चे के लिए जनरली, यानी चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड वाला स्टेज हो गया। फिर जो लेटर चाइल्डहुड वाला स्टेज है वो गुड बॉय और लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, यही है वो लेटर चाइल्डहुड वाला, या इवन टीन एज तक भी हम इसी में आते हैं क्योंकि स्कूल में हम यही होते हैं। फिर अडल्टहुड में आता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। खैर इस पे चर्चा हम कल स्पेशली करेंगे जब इस थियोरी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, और समझते हैं कहानी है क्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, कोई कह रहा है आज मैंने दिन में आपकी फ्रेंड का शादी वाला व्लॉग देखा है, बहुत बढ़िया मीनू, देखिए एक बार। तो मैं तो उससे मजे ले रही थी, मैं कहा उसके हस्बैंड जो है एसबीआई में डिप्टी मैनेजर है, एक काम करो यार 2000 के नोट बदलवा दो तो वो इस बहाने बात हो गई, बखैती कर रहे थे, मतलब ये तो खैर टॉपिक नहीं था। तो देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ड्यूरिंग अ ग्रुप वर्क इन क्लास राम फाइंड्स हिज स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ गिवन क्वेश्चन, यानी कि एक ग्रुप वर्क हो रहा है क्लास में, यानी ग्रुप में बैठ करके बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं कुछ, और इन ऑर्डर टू स्कैफोल्ड देम राम शुड, यानी उनको मदद करनी है अगर, तो क्या करना चाहिए राम को, बताइए एक बार। आज क्लास में ज्यादा ही मस्ती हो रही है, निशा जिस दिन आती है उस दिन मस्ती भरपूर होती है, देखिएगा एक बार। तो कक्षा में समूह कार्य के दौरान रमेश का राम बना दिया मैंने उधर, देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। विद्यार्थियों के सहयोग के लिए रमेश को क्या करना चाहिए, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए, बताइए एक बार क्या करना चाहिए। सी ऑप्शन, हाँ आप बहुत बढ़िया लिखा यादव, धन्यवाद, बहुत खूब। में हाँ, तो ऐसी तो बातें करते हैं ना, नॉर्मल लोग ऐसी तो बात करते हैं कि नहीं, दोस्तों में बात हो रही है कि यार यार ये करा दो, है, देखिए फटाफट से आंसर करो। नहीं, वो तो निशा ने शादी नहीं की, नहीं तो कुछ काम तो ये भी कर ही देती क्या मतलब लड़कियां शादी के बिना कुछ काम नहीं कर सकती। देखो एक बार, बहुत बकैती हो रही है आज, क्या क्या इनसे भी मंगा लें, अच्छा ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, 92% लोग देखते हैं, टेल देम टू कॉपी द आंसर, नहीं कॉपी करके तो कोई फायदा नहीं होने वाला, सीखेंगे क्या। आस्क देम टू विथड्रॉ गिवन असाइनमेंट एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टास्क, यानी कि ये वाला काम छोड़ दो किसी और पे जाओ, फिर छोड़ते ही रहेंगे बच्चे जीवन भर, जहां भी स्ट्रगल करेंगे वो काम छोड़ देंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, गिव क्यूज एंड हिंट्स रेलेवेंट टू दी प्रॉब्लम, यानी आपको क्या है, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए, हिंट देनी चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए जहां बच्चा अटके, ठीक है, क्लियर है बात।
कोई कह रहा है हम जो चेंज करा देंगे आपके 2000 के नोट। अरे मजाक कर रहे हो यार, इसलिए थोड़ी ना बात हो रही थी। कॉम्प्लिकेट द क्वेश्चन बाय एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, यानी अस्पष्ट निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देंगे और कॉम्प्लेक्स कर देंगे। नहीं यार, ऐसे नहीं करते। धन्यवाद आपकी मानसी, हमारे 2000 के नोट चेंज कराने के लिए, बट वो इतने नहीं है, हो जाएंगे, देखिएगा। टू एनहेंस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर, यानी कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोस्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है। यानी वाइगोस्की किसको महत्व देते हैं? अगर हम बात करें किसकी, संज्ञानात्मक विकास की, तो आपको पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इनमें से कुछ होगा। वाइगोस्की बच्चों को पैसे कभी नहीं रखेंगे, रट्टा कभी नहीं लगवाएंगे, सोशल आइसोलेशन नहीं। अब कई लोग जल्दी में पढ़ के सोशल पढ़ के वो लगा देंगे टिक कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज बताया था, आगे भी पढ़ लेना है। सोशल आइसोलेशन लिखा है, पृथकीकरण, यानी बच्चे को अलग थलग कर दो, उसको अकेला कर दो, ये तो उल्टी बात हो गई। ठीक है जी। तो यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, यानी सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करना, जो भी संस्कृति में चीजें चलती आ रही हैं उनको सीखना। ठीक है, हाँ दूसरे वाले में हमको दिखाएंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्लेसेस डैश एट द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बेहतर, प्रोग्रेस की तरफ, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। किसने? जॉन डीवी, जिनको हम कह रहे हैं लैब स्कूल्स खोले थे। पूरी कहानी मैंने आपको कई बार बता दी है। अब तो ये बच्चों को सेंटर में रखेंगे, बच्चा और पेरेंट्स, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे, ये सारी बातें होती हैं। ठीक है आयुष्मान, नाम ले लिया आपका, बताओ एक बार। कोई कह रहा है 10,000 लोग लाइक नहीं किए हैं। क्या 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 क्या? हाँ भाई लाइक शेयर कर दो, भूल गए हो आप लोग। 13,500 लोग हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ 4,000 लोगों ने लाइक किया। ऐसे नहीं करते हैं, आपके 2000 के नोट नहीं बदले जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे तो। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, बिल्कुल कहाँ बच्चा होगा सेंटर में, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और कई तरीके से पूछा जा चुका है। आपको सेंटर में बच्चे को रखना है ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना एग्जाम्स, क्योंकि बच्चे के लिए है पूरी व्यवस्था। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि बच्चा सेंटर में है। क्या है? बच्चा सेंटर में है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ दीपिका पांडे, नाम तो ले लिया, अब यहाँ पढ़ाई करो, चलो फटाफट से बताओ। अच्छा अंशुमन, मेरा नाम नहीं लेते, मौली, ठीक है। चलिए ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, समझते हैं। अहमद वांट्स टू बिकम, अहमद एक बच्चा है, वांट्स टू बिकम अ साइकोथेरेपिस्ट, यानी काउंसलर बनना चाहता है, जिसका मतलब थेरेपिस्ट बनना चाहता है, परामर्शदाता बनना चाहता है ना। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, हिज टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एनहेंस हिज डैश। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जब भी हम हार्वर्ड गार्डनर करते हैं, मैं थेरेपिस्ट का एग्जांपल भी लगभग हर बार देती हूँ। तो एक बच्चा है अहमद, जिसको बड़े होकर के साइकोलॉजिस्ट बनना है या साइकोथेरेपिस्ट बनना है, साइको एनालिस्ट बनना है ना। साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ, क्योंकि वो लोग दवाई देने वाले काम को ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनके केस में इस प्रकार की बुद्धि को थोड़ा कम भी चल जाएगा। लेकिन कौन से प्रकार की बुद्धि चाहिए? यदि आपको लोगों के साथ डील करना है। साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है? डील करता है। एक से एक खतरनाक इंसान उसके सामने आ सकता है, जो शायद आसानी से खुले ना कहीं, यानी अपनी बात को शेयर ना करे। उसको अलग अलग लोगों को समझना पड़ेगा, खुद को भी समझना पड़ेगा ऑफकोर्स, बट लोगों को समझने की जो स्किल है वो ज्यादा चाहिए, या वो इंटेलिजेंस ज्यादा चाहिए। तो लोगों को समझने की इंटेलिजेंस कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहलाती है, अंतरवैयक्तिक बुद्धि। कि आप दूसरे के इमोशन को समझ नहीं रहे हैं, 2 मिनट में आपको ही गुस्सा आ जाता है। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आप कह रहे हैं अरे अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप खुद जज करने में लगे हुए हैं, तो आप कैसे थेरेपिस्ट हुए भाई? हैं? थेरेपिस्ट तो घंटे भर में 2 ही मिनट बोलता है या बोलती है, वो कहेगा आप ही बोल लो भाई साहब या बहन जी, जब तक आप भरे हुए हो निकल जाओ पहले। स्पेशल इंटेलिजेंस तो स्थानिक बुद्धि के लिए चाहिए। लोकेशन गूगल मैप वाली आंटी बनना हो आपको, या दीदी बनना हो, तब तो चाहिएगा स्पेशल इंटेलिजेंस। या मूर्तिकार बनना हो तब स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। स्थानिक बुद्धि तो उससे संबंधित है कि आपको मूर्तिकार बनना है या ऐसा ही। प्राकृतिक, ये गार्डनर वगैरह में, फार्मर में, इन सब में पाई जाएगी प्राकृतिक बुद्धि, या जिनको गार्डनिंग का शौक है ना, एनवायरमेंट से थोड़ा सा प्यार है।
संगीतात्मक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ये AR रहमान या मेलोडी जो भी बेसिकली क्रिएट करते हैं जो लोग म्यूजिक को या गाना गाते भी हैं उनमें पाई जाएगी। तो आंसर एकमात्र सही है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अगर इंटरपर्सनल नहीं होता, इंट्रापर्सनल भी हम लगा सकते थे क्योंकि वो भी कुछ हद तक चाहिए होती है। ठीक, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस चाहिए, लोगों के साथ डील करना पड़ेगा ना। एक थेरेपिस्ट का काम क्या है, लोगों के साथ डील करेगा, खुद से तो बैठ के बातें करता नहीं रहेगा, थेरेपिस्ट कहेंगे हम उसको फिर, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम को सीखते समय या प्रैक्टिस करते समय या अप्लाई करते समय क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए। बताइए, ये गलत हो गया है हमसे, ये गलत नहीं होना चाहिए था। विकास गार्डनर का क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन आता है, अगर हम उसको गलत करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया, बताओ एक बार फटाफट से बताओ। अंशु लाइक शेयर करते नहीं हो, नाम लेके क्या करेंगे हम, हैं गिव एंड टेक करेंगे, टिट फॉर टैट होगा। देखिएगा एक बार, तो वाइल प्रैक्टिसिंग कोऑपरेटिव सहयोगात्मक अधिगम, यानी जहां बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं, तो टीचर को क्या ध्यान में रखना है, मेक सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, यानी सब बच्चों को एक जैसे ही बच्चों को एक ग्रुप में डालो, जो फर्स्ट आते हैं उनको एक साथ, जो लास्ट आते हैं उनको एक साथ, जिनका मैथ्स अच्छा है उनको एक साथ नहीं, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी चाहिए, ना कि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग। होमोजीनियस हो जाएगा, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है होमोजीनियस ग्रुप बना दिया आपने, एक रूप, एक जैसे बच्चे हैं, जबकि हमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे चाहिए एक ग्रुप में, ताकि एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बच्चे सीख पाए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू फॉलो ओनली प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर, यानी सिर्फ जो प्रेस्क्राइब कर दिया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, बच्चे को पैसिव कर दिया, रोट लर्निंग पे फोकस हो गया कि जितना बताया गया उतना ही रट्टा लगाओ। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ डिस्कशंस, यानी डिस्कशंस यानी चर्चा वाद विवाद के तो अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें कम नहीं करना चाहिए, है ना। मेक ग्रुप्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, ये बात एकदम सही है, विविध विद्यार्थियों के समूह बनाना, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करना, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हैं। डी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर डिस्कशन हो रहा था, IPL मैच पे हो सकता है, इन जनरल क्रिकेट पर क्या हो रही थी, चर्चा हो रही थी। एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक अवसर दे रहा है, वो कह रहा है कि लड़कों को ज्यादा पता होगा क्रिकेट के बारे में, जो जैसा कि कल्चर है ऐसा हो भी सकता है कि ज्यादा लड़के ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, बट आपको पार्टिसिपेट कराना है फीमेल्स को भी या गर्ल्स को भी, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट मौका तो बराबर देना पड़ेगा, चाहे कोई लड़की कम बोले ज्यादा बोले। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि बॉयज को ज्यादा मौका दिया जा रहा है गर्ल्स के मुकाबले। बाय डूइंग सो ही इज, क्या दर्शा रहे हैं अध्यापक महोदय, कंबाइनिंग स्टीरियोटाइप थ्रेट, यानी रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहे हैं, कॉम्बैट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग से। वो तो खुद स्टीरियोटाइप में बह गए हैं, तभी तो लड़कों को ज्यादा महत्ता दे रहे हैं क्रिकेट जैसे मुद्दे पे, क्योंकि उनको लगता है लड़के ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। प्रैक्टिसिंग जेंडर बायस, बिल्कुल 100% सही बात है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग में हमेशा पूर्वाग्रह शामिल होते हैं, किसी एक पक्ष में झुके हैं तभी तो स्टीरियोटाइप बने हैं ना, वो कोई तो प्री कंसीव्ड नोशन रहा होगा। जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं, अगर कर रहे होते तो किसी एक तरफ थोड़े ना झुकते। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ रहे होते तो उल्टा भी कर सकते थे, फिर फीमेल से या गर्ल्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो चला आ रहा है उसी को वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें बायसनेस छिपी हुई है, जो एक तरफ झुका हुआ है कि सिर्फ लड़कों से ही पूछना है अगर क्रिकेट के बारे में बात हो रही है। और यही जो महाशय हैं, अगर ऐसे टीचर होंगे, जब कुकिंग के बारे में बात होगी तो लड़कियों से पूछना शुरू कर देंगे। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि जो चीजें चली आ रही हैं बस उसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समझते हैं कहानी है क्या, बताइएगा। नाम की बात कोई नहीं करेगा माधुरी अब, है ना, बहुत गुस्से में कही है मैंने ये बात। ये देखो हंस रही है, मतलब इसको पता है ये कितना गुस्सा है। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इन अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स अ टीचर शुड, यानी विविध पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग तरह की क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी जाति, कोई किसी समूह, कोई किसी भाषा को बोलने वाला है, कोई गरीब अमीर हर तरह का बच्चा हो सकता है ना, कोई गिफ्टेड है, किसी को विजुअली चैलेंज है, तो विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, जिनको भी नाम लेना है सिलेक्शन लेके आओ, बहुत बढ़िया, है ना, उसमें भी अच्छी रैंक लेके आओ, फिर मेल करो, फिर हम मिलेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, शर्तों पे नाम लेंगे आज से, है ना, कोई अनकंडीशनल प्यार नहीं, शर्तों पे नाम लिया जाएगा। देखिएगा, बताइए फटाफट से क्या हुआ। मुंह बना रही हो तुम इतनी तैयार हो गया, अच्छा
देखिए, हाँ फंक्शन है, तुम्हारे बच्चे का फंक्शन आज हमारी बिल्डिंग में एक फंक्शन है। देखो एक बार, अगर हम बात करती तैयार तो भाभी नहीं हुई होंगी। देखो एक बार, ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, यानी परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाना, यानी कि ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स, ये एकदम खराब तरीका है। ये फिर आप एबिलिटी ग्रुपिंग करने लग गए कि फर्स्ट आने वालों को एक साथ, 33% वालों को एक साथ। फिर आता है बी ऑप्शन, सेट एंड मेंटेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ सक्सेस फ्रॉम ऑल, यानी कि आप क्या करेंगे, सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी। मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे, भाई तुम अच्छा करोगे, फलाने बच्चे जो भी नाम है ए बी सी डी है ना, तुम अच्छा करोगे, तुम इस चीज में अच्छा कर सकते हो, और उन एक्सपेक्टेशंस को हर किसी बच्चे से आप सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो किसी ना किसी क्षेत्र में अच्छा करेगा। तो आप एक अच्छे टीचर हुए, क्योंकि हर बच्चा अच्छा कर सकता है, हर एक बच्चे में अच्छा करने की क्षमता है, सक्सेसफुल होने की क्षमता है, आपको बस पहचानना है कि वो किस क्षेत्र में अच्छा करेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया अंशु। तो डिवाइड करने का काम तो आपका है ही नहीं। आप कोई वो थोड़ी, कौन थे वो मैकॉले टाइप के लोग जो ये कहते थे इनको अंग्रेज सिर्फ ये ब्लड से बनेंगे, ये वो कुछ तो कोई तो डायलॉग था ना, रहने दो तुम तो जी के हाथ में आ चुकी है निकल के, मैकॉले ही था शायद। देखिए, अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन, प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड मेथड ऑफ असेसमेंट, यानी कि मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं, डिफरेंशिएटेड पाठ्यचर्या है। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब सबके लिए एक जैसी, जबकि हमें डिफरेंट रखनी है हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो आप एक्सपेक्टेशन सबसे रखेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी से कम एक्सपेक्टेशन, किसी से ज्यादा, और हर किसी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से, बताइए फटाफट। सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, क्या तैयारी करें? श्वेता एक वीडियो में अलग से बताया अभी कुछ दिन पहले। पहली बात है टेस्ट प्लीज बताएं, जो पहली बात है, क्या कहना क्या चाहते हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ ऐसा बताया करो जो अमानत शेख होगा। चलिए खैर, फटाफट से जवाब दीजिए, और इतने जो लोग भूल गए हैं लाइक शेयर करना, जिनकी इच्छाएं नहीं है वो भी लाइक शेयर करिए, तभी नंबर अच्छे आते हैं यहाँ पे। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखते हैं समझते हैं कहानी है क्या। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, जिसको हम कौन सा आकलन कहते हैं? सबमेटिव असेसमेंट को हम योगात्मक आकलन कहते हैं, जो हमारा किसके लिए होता है? ऐसे टाइप, जिसको हम कह रहे हैं कि जो जजमेंट के लिए होता है। रचनात्मक आकलन आपका किसके लिए? फीडबैक के लिए होता है ना, कि आपसे एफए में कोई टेस्ट ले लिया, कोई एक्टिविटी करा ली, ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यानी सिर्फ शुरुआत में होगा। थ्रू आउट द सेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, पूरे सेशन के पूरे सत्र के दौरान होता रहेगा। आपको पता है FA1, FA2, FA3, FA4 पूरे सेशन के दौरान होते रहते हैं। सिर्फ अंत में होगा, या फिर उनके लिए होगा जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये सभी के लिए होगा, और थ्रू आउट होगा, यानी सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस चलते रहेंगे FA जो है, या फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, ताकि फीडबैक मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर आकलन होता है बच्चों को जांचना, कि आपने पढ़ा दिया, अब आप जांचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, फटाफट से बताएंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। आपकी वीडियो देख के बैच ज्वाइन की थी, सभी टीचर अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, बट बायो की मैम से थोड़ा दिक्कत है। वो पढ़ाती अच्छा है, बट ना नोट्स देती हैं और ना ही बोर्ड पर लिखाती हैं, फिर पढ़ाती कैसे हैं ऐसे भी बताओ एक बार, है पढ़ाती अच्छा है, ये भी कैसे कह दिया आपने? मजाक कर रही हूँ, चलो मैं एक बार ये पता कराती हूँ, एक बार टीम को बोलती हूँ क्या चल रहा है, और अगर ऐसा है सिर्फ बायो की मैम से दिक्कत है तो बाकी सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, समझते हैं। अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? समालोचनात्मक चिंतन मतलब सिर्फ मान नहीं लेना है, हर एक पक्ष को जानने की कोशिश करनी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी चीज को देखना है। ये नहीं है किसी ने कह दिया कि 2000 के नोट में चिप होती है तो चिप है ना, ये क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकली आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में कई सारे पक्षों को देखना पड़ेगा, जस्ट मान नहीं लेना है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो खराबी हो जाता है। ठीक, तो क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका?
तो ये तो आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे भैया श्रीलंका की कैपिटल क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। व्हेन इज टीचर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ये भी आप वन वर्ड में जवाब दे दोगे। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, ये भी आप जवाब दे दोगे वन वर्ड में। इसमें थिंकिंग कहाँ लगी, इसमें तो बस मेमोरी का प्रयोग हुआ। डी ऑप्शन है हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन योर सिटी, ये बात एकदम सही है कि आप अपने शहर में पानी की कमी की जो समस्या है उसको कैसे सुलझाएंगे। इसमें बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा। जब हमें अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़े, हमारे लिए चीजें डिफिकल्ट हो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है कि हम हर एक पक्ष के बारे में सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो थिंकिंग तो इसी में है, बाकी सब में तो मेमोरी का प्रयोग है।